बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 28 मई है। आज से तकरीबन 27 बरस पहले आज ही के रोज शाम में 3:19 पर पाकिस्तान ने वो काम किया जिसके बाद पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं। आज हम बात करेंगे यौम तकबीर डॉक्टर कदीरुल हक खान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में। यकीनन पाकिस्तान पर अगर किसी शख्सियत का एहसान है, पाकिस्तानी कौम पर कायदे आज़म का एहसान है कि उन्होंने ये मुल्क बनाया। जबकि अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान बनने के बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ भारत की तरफ से, उसके जवाब में अगर हमें किसी का एहसानमंद होना है तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर पाकिस्तान आकर पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम का आगाज किया। ये वो प्रोग्राम है जो 1974 के बाद जब भारत ने एटमी धमाके किए, उसके बाद पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम का आगाज हुआ। आज जब हम 74 से तकरीबन 51 बरस के इस सफर को देखते हैं तो सब कुछ है, हर शख्स का नाम है, लेकिन आज अगर मीडिया खामोश है तो सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम पर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से पाकिस्तानियों का या पाकिस्तानी मीडिया का ये सौतेलेपन का सलूक क्यों कि आज पूरा दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बगैर गुजर गया। ये बात अगर हम देखें तो यकीनन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जिन मुश्किलात का शिकार रहे, ये उसका तसलसल है। यकीनन एक बात बहुत अहम है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने न सिर्फ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को शुरू किया बल्कि कामयाबी से पाया तकमील तक भी पहुंचाया। और अगर हम ये देखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जब 80 की दहाई में, गालिबन ये 83-84 की बात है, जब ज़िया-उल हक के दौर में मशाहिद हुसैन सैयद एक मारूफ अंग्रेजी अखबार दी मुस्लिम इस्लामाबाद के एडिटर हुआ करते थे, उस जमाने में एक इंटरव्यू करवाया उन्होंने कुलदीप नैयर के जरिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में जो सबसे अहम बात बाहर आई कि अगर तमाम कोल टेस्ट कर लिए जाएं तो एटमी धमाके की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये 1998 से तकरीबन 12-15 साल पहले की बात है, जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मारूफ भारतीय सहाफ़ी कुलदीप नैयर को अपने इंटरव्यू में बता दिया था कि हम तमाम कोल टेस्ट मुकम्मल कर चुके हैं और हम यानी पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका है। उसके बाद ये पैगाम जनरल ज़िया-उल हक के जरिए ज़ाहिर भारत तक पहुंचाना था। हालात कुछ खराब थे और क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए ज़िया-उल हक ने हालात को बेहतर बनाने की भी कोशिश की। और फिर वो वक्त आया जब 1998 में भारत ने एटमी धमाके किए।
جب دوبارہ بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت پاکستان کی حکومت پر پاکستانی عوام کا ایک دباؤ بڑھا کہ اب پاکستان کو بھی ایٹمی دھماکہ کر دینا چاہیے۔ یہ وہی دور ہے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ اس کے پیچھے کون کون لوگ شامل تھے اور کون لوگ اس دھماکے سے کترا رہے تھے، یہ تو تاریخ دان ہی بتائیں گے، آگے آنے والا مورخ لکھے گا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ آج اگر ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بغیر اپنا یوم تکبیر مناتے ہیں تو ہم سے زیادہ ناشکرا اور بے وفا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی مقافات عمل ہے کہ وہ نواز شریف جو اس ملک میں 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے، بلکہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان میں ان دھماکوں کا کریڈٹ لیا کہ مجھے $5 ارب کی آفر کی گئی امریکی صدر کی جانب سے، لیکن میں نے ماننے سے انکار کیا۔ شاید میاں محمد نواز شریف یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اس سے بہت سی باتیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اس کا اثر ان پر پڑتا ہے، ان پر پڑا، اور وہ جب اس پورے عزم و ارادے کے ساتھ پاکستان کو نواز دو کے نعرے کے ساتھ پاکستان آئے 2023 میں، تو پاکستان کو نوازنے سے پہلے پاکستان کو شہبازے دے دیے گئے، اور اس وقت شہباز شریف دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جنہیں نہ بولنے کا ڈھنگ ہے، نہ انہیں گفتگو کا طریقہ آتا ہے۔ شاید یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کی اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اس سسٹم کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے بہت سے لوگوں کی قربانیاں دی، اور اس میں ایک قربانی میاں محمد شہباز شریف نے اپنے بھائی کی دی۔ ایک طرف یہ قربانی شہباز شریف نے اپنے بھائی کی دی تو دوسری طرف نواز شریف کو قربانی کا بکرا ان کی بیٹی نے نہیں بنایا۔ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بن گئے، اور اس طرح نواز شریف کو اگر ہم یہ دیکھیں، میں گزشتہ کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے، نواز شریف اب ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن نواز شریف کی سیاست ختم کرنے میں اگر ہم دیکھیں جو 2 کردار بہت بڑے ہیں، ایک مریم نواز اور دوسرا شہباز شریف، یہ ہم لوگ تاریخ میں پڑھا کرتے ہیں، اب بھی پڑھا کرتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں کہ اس اقتدار کی غلام گردشوں میں نہ کوئی کسی کا باپ ہوتا ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا بھائی، نہ کسی کی بہن، اور نواز شریف کی زندہ لاش پر پاؤں رکھ کر شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب۔ آج اگر ہم یہ دیکھیں، مقافات عمل دیکھیں کہ وہ کریڈٹ جو نواز شریف لے رہے ہیں، آج بھی لے رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، نواز شریف آج بلا شرکت غیر ایک پارٹی کے تاحیات قائد ہیں، تامرگے قائد ہیں، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے، ان کے بولنے پر پابندی ہے، ان کے ایکشن پر پابندی ہے، ان کے ری ایکشن پر پابندی ہے۔ مطلب یہ کہ نواز شریف کتنا بدنصیب انسان ہے کہ وہ اپنے بھائی اور اپنی بیٹی کی حکومت میں بھی قید ہے، نظر بند ہے، اور یہ نظر بندی غیر قانونی، غیر اعلانیہ ہے،
नवाज शरीफ न कुछ बोल सकते हैं, न नवाज शरीफ कुछ सुन सकते हैं। उनके बोलने पर पाबंदी है, उनके बाहर जाने पर पाबंदी है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि इस वक्त जो हुकूमत हमारी है, और कहने को तो वजीर आजम शहबाज शरीफ है, लेकिन असल हुकूमत जो है वो जाहिर है फील्ड मार्शल साहब की है, आसिम मुनीर साहब की, जिन्होंने भारत के साथ एक 2.5 रोज की झड़प की। इसे झड़प ही मैं कह सकता हूं, मैं कहूंगा झड़प, ये जंग नहीं थी, क्योंकि बाकायदा ना ही वॉर डिक्लेयर हुई और ना ही जंगबंदी डिक्लेयर हुई। जबानी कलामी जंग हुई और जबानी कलामी हमारी जंगबंदी हुई। लेकिन इस सारे खेल में अगर कोई फायदे में रहा तो वो हमारे आर्मी चीफ थे, क्योंकि अगर हम देखें कि पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर कितना नुकसान हुआ, या 6 मई को जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले हुए, बहावलपुर हुए, मुरीद के हुए, गुजरांवाला हुए, आज़ाद कश्मीर में हुए, वहां 30-35 लोग शहीद हुए। लेकिन अगर हम ये देखें, उस दिन हमारे हुक्मरान, हमारे आर्मी चीफ सिर्फ एक जनाजे पर शामिल होने के लिए गए, और वो जनाजा एक बच्चे का था जो एक आर्मी के कर्नल का बेटा था, जो यकीनन शहीद हुआ, और उसकी शहादत दूसरे शहीदों से किसी तौर कमतर नहीं थी। लेकिन बहावलपुर शहर के मज़ाफ़ात में होने वाली मिसाइल के हमले में, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत कई अफराद शहीद हुए, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में हुए, इसी तरह गुजरांवाला में हुए, किसी भी जगह हमारे आर्मी चीफ और वजीर आजम किसी भी जनाजे में शरीक नहीं। फिर अगर हम देखें कि जंग बंदी जब हो गई, 4-4:30 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक उसका ऐलान हो गया, और वो 8 बजे से होनी थी, और भारत ने बड़ी मक्कारी और अय्यारी के साथ 8 बजे से कुछ देर पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़ज़ाई अड्डों पर हमले किए एयरफोर्स के, जिसमें कराची के नज़दीक भोलारी एयर बेस पर भी हमला हुआ, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए, कुछ और टेक्नीशियन शहीद हुए। मज़ेदार बात यह है कि उसके भी जनाजे में, स्क्वाड्रन लीडर साहब के जनाजे में भी हमारे वजीर आजम साहब को या किसी भी आला अफसर को तौफीक नहीं हुई। यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे आम लोगों के लिए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि अगर हम इस पाकिस्तान और भारत की झड़प के दरमियान अगर हम नुकसानात का मुआवजा करते हैं, तो अगर भारत को कोई नुकसान हुआ तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया। 3 राफेल तैयारों समेत 6 जहाज गिराए, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक शानदार कारनामा था, क्योंकि उस रात जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर हमला हुआ, नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ, 9 की रात, तो उसके जवाब में हमारे एयर चीफ ने एक हंगामी मीटिंग तलब करवाई, और उसमें ये मजबूर किया अस्करी क़यादत को कि वो उसका जवाब देंगे, और उन्होंने उसका जवाब दिया। ठीक है, पाकिस्तान का जानी नुकसान ज्यादा हुआ, भारत का माली नुकसान बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे हवाई अड्डे, हमारे बेस, उन पर नुकसान हुआ। भारत का के बेस या S-400 निज़ाम वो कितना नुकसान में आया पता नहीं, उसके सबूत हमें नहीं मिलते। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि जब ये कहा जा रहा था कि हमारे टारगेट में भारत के 20 से ज्यादा तैयारे थे, तो उस डॉग फाइट में सिर्फ 6 जहाज क्यों गिराए गए? क्या भारत को इतना नुकसान पहुंचाना
चाहिए था या इससे ज्यादा जितना हम पहुंचा सकते थे, ज्यादा से ज्यादा, ये फैसला क्यों किया गया कि कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए और इसका फायदा काम किया। वो हम सुनते थे बचपन में, कहानी सुनते थे, दुख झेले भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। अंडे तो कव्वे खा रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने भारत को ये जरूर बता दिया कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो तुमसे और तुम्हारी मगरबी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा बेहतर। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारी हुकूमत इस वक्त एक बहुत बड़ा काम कर रही है जिसको मैं किसी भी तौर से सपोर्ट नहीं करता। मैं यहाँ गुजारिश करता हूँ कि अक्ल और होश के नाखून कि उन लोगों को प्रॉक्सी न कहा जाए, उन लोगों को प्रॉक्सी न कहा जाए जो पाकिस्तान में आइन के मुताबिक अपना हक मांगते हैं और जिसमें सरे फहरिस्त इस वक्त मैं कहूँगा महारंग बलोच हैं, जिनके खिलाफ MPO 3 के तहत उन्हें रखा गया है, जेल में कैद रखा गया है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई और मुकदमा नहीं है। कल कोई बन जाए, आज के बाद कोई और बन जाए, पता नहीं, लेकिन मुखालिफिन को, सियासी मुखालिफिन को धकेल कर दुश्मन के कैंप में पहुंचाने का काम अगर कोई कौम कर सकती है तो वो पाकिस्तानी कौम है, और ये हम कर रहे हैं। 71 में हमने यही किया, 70 में बंगालियों को इख्तलाफ से उठाकर मुल्क दुश्मन बना दिया और मुल्क दो टुकड़े करवा दिया गया। अब वही सूरत हाल है, एक तरफ बलूचिस्तान है, KPK है, फिर गिलगित बल्तिस्तान है, हत्ता कि अगर हम आज़ाद कश्मीर भी देखें तो वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं है कि एक ही लाठी से सबको हाँकने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी तौर से दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान आज भी पाबंद सलासल है। इमरान खान अगर बाहर आना चाहते तो डील करके वो बाहर आ सकते थे, आज नहीं बल्कि आज से 20-21 महीने पहले ही आ सकते। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, और खुसूसन हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, कि ये वादा करते हैं और वादा करके उसे निभाते नहीं। जो शायर ने बकौले शायर, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ये वादा ही इसीलिए करते हैं कि वफा तो करना है, खा वो हम कुरान उठा के मलिक नौरोज खान से वादा करें या 22 अगस्त को इमरान खान से बात करें कि खुदा के लिए आज का जलसा मना कर दो, माइनस कर दो, तब्दील कर दो, ताकि हम 8 सितंबर को तुम्हें करने की इजाजत दे देंगे और फैसिलिटेट करें। खुद वादा खिलाफी करते हैं लोग और दूसरों की कहे हुए बातों पर यकीन नहीं करते। मतलब ये कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे साहिब इख्तियार को, साहिब इक़्तिदार ये ऑफर मिली कि हम फतह मक्का के उसूल को अपनाएंगे, तो यकीनन एक ऐसा मौका था हमारे साहिब इख्तियार लोगों के लिए जिसको मान लिया जाता, जिस पॉइंट को पकड़कर उस पर ही फैसला कर लिया जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चूंकि खुद वादा खिलाफी करते हैं, खुद बात करके मुकर जाते हैं, खुद धोखा देते हैं, तो समझते हैं कि दूसरे भी धोखेबाज हैं। लोगों से डील करने का तरीका नहीं। अब हम देखें कि जो कुछ मोरो में हुआ उसका असर अब पूरे पाकिस्तान पर पड़ रहा है। एक छोटी सी जमात कौम परस्त अकलियत में है सिंध में, लेकिन
انہوں نے اپنے اتفاق اور اتحاد سے جو کچھ کیا وہ ثابت کیا کہ یہ ملک پولیس اسٹیٹ نہیں بن سکتی، یہاں کوئی ریاستی دہشت گردی نہیں چل سکتی، یہاں لوگوں کو غدار قرار دینے سے کام نہیں بنے گا۔ تو آج ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کس طرح ہم اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، خصوصاً ہمارے تاحیات قائد اور تاحیات فیلڈ مارشل۔ اب ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں، اپنی اناؤں کی قربانی دیں، کیونکہ آپ کی انا، میری انا اور ہم تمام لوگوں میں سے کسی کی بھی انا اس ملک سے زیادہ بہتر نہیں، زیادہ بڑی نہیں۔ آج اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے ملک کے خاطر ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ ہمارے ملک کو، پاکستانی قوم کو ہوگا۔ خدارا عقل کے اور ہوش کے ناخن میں کہیں یہ ملک نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔